हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपकी अपनी ही यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग जो प्राकृतिक संसाधन और उसके उपयोग का दो पार्ट कंप्लीट किए गए हैं, यानी कि संसाधन और उसके महत्व तथा संसाधन के वर्गीकरण, इस टॉपिक के संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं तथा लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, उस सब का आंसर इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आइए हमारे पास सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न जो है, कोयला किस प्रकार के संसाधन है। तो हमने संसाधन के प्रकार को बताया था, उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर तथा विकास के स्तर के आधार पर। और कोयला जो है उपयोगिता के आधार पर वर्गीकृत नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के आता है, जिसमें से कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन में आएगा, यानी कि पहला का ये ऑप्शन सही है। अगर आपने इसकी व्याख्या का आंसर वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जरूर देखें। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन के अंतर्गत आता है, इसलिए सेकंड ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थर्ड पे, जो तट रेखा से कितने किलोमीटर के क्षेत्र में सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। हमने मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन बताया था और अंडरलाइन भी करवाया था। कितने किलोमीटर के अंतर्गत, तो 200 किलोमीटर के अंतर्गत, यानी थर्ड का बी ऑप्शन सही है। कल के सेक्शन में यानी कि पार्ट 2 में हमने देखा था कि डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। तो डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध जो है संसाधन को अनियोजित तरीके के, यानी कि इसका अनियोजित तरीके से कहें या विवेकहीन तरीके से उसका विदोहन करते हैं, दोहन करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ का बी ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं ऑब्जेक्टिव का, कि समुद्री क्षेत्र के राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा होती है। तो ऊपर इससे पूर्व जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें संबंधित है, तो वहां पे 200 किलोमीटर तो स्पष्ट रूप से दे दिया है, और यहाँ पे देख रहे हैं 19.2 किलोमीटर जो इसी के आसपास है, यानी कि 5 का डी ऑप्शन सही है। अब आइए चलते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन को परिभाषित कीजिए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, संभावी एवं संचित कोश में अंतर बताइए। संसाधन की उपयोगिता को लिखिए और संसाधन के निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है बताइए। आइए सर्वप्रथम इन प्रश्नों को देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अभी तक की व्याख्या के आधार पर हम संसाधन को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, यानी कि जिन साधनों से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे संसाधन कहते हैं। इन संसाधन से मनुष्य का जो जीवन स्तर जो होता है उन्नत हो जाता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने का जीवन स्तर क्या हो जाता है, एक उन्नत हो जाता है, एक स्टैंडर्ड टाइप का हो जाता है। यानी कि संसाधन वे होते हैं जिनसे मनुष्य के जीवन स्तर क्या हो जाए, उच्चतम हो जाए। उसके बाद सेकंड है, संभावी संसाधन तथा संचित संसाधन से क्या अंतर है, इनका अंतर स्पष्ट करता है। तो देखिए सर्वप्रथम हम जानते हैं ये संभावी संसाधन क्या है, यानी कि ऐसे संसाधन जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। हमने सभी का डेफिनेशन हमने बताया। और ये संभावी और संचित क्या है, विकास के स्तर के अंतर्गत आते हैं ये दोनों संसाधन, यानी कि ऐसे संसाधन जिनका अभी तक उपयोग नहीं हो पाया है, वे सभी संभावी संसाधन के अंतर्गत जाते हैं। जैसे बहुत गहराई में रहने वाले संसाधन तथा पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। ठीक इसके विपरीत वैसे संसाधन जो ज्ञात भी हैं
और साधारण तकनीक के आधार पर इनका उपयोग किया जा सकता है, किंतु भविष्य के लिए सुरक्षित रखा गया है, उन्हें संचित कोश संसाधन कहते हैं। अब आपको अंतर पूछ दे संभावित संसाधन और संचित संसाधन में, तो आशा करते हैं कि आप नहीं भूलिएगा। आइए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। इसी क्वेश्चन को दे दे संसाधन संरक्षण पे टिप्पणी करें, तो कैसे लिखिएगा? संसाधन से मानव अधिक से अधिक लाभान्वित होते हैं, यानी कि संसाधन संरक्षण से ही अगली पीढ़ी लाभान्वित हो सकती है। यानी कि जब तक हो सके आयात से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहें और अपने संसाधनों को सुरक्षित रहें। इससे हमारी भावी पीढ़ी को किसी अन्य पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। तो ये रहे संसाधन संरक्षण की उपयोगिता के कुछ उपाय। उसके बाद संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, इसको बताइए। तो संसाधन निर्माण में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे? इसके सहारे संसाधन मानवीय पहुंच में आते हैं, या फिर कहें वे उनके उपयोग के योग्य बनते हैं। तकनीक के सहारे ही लौह खनिज कारखानों तक पहुंच पाते हैं और उसी के सहारे लौह या स्टील का रूप धारण करते हैं। तो ये कहें कि संसाधन के निर्माण में तकनीक की बहुत भूमिका है। आइए आपके पाठ्य पुस्तक में 2 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उसको भी जान लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा को बताइए, यानी कि उसके बारे में कंटिन्यू डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में जाते हैं। तो संसाधन जो होते हैं ना बाबू, केवल मानवीय जीवन को विलासिता का आधार नहीं है, अपितु यह मनुष्य की जीविका का भी आधार है। इसी के सहारे हम इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि संसाधन जो है प्रकृति द्वारा जीव जगत के लाभ के लिए दिया गया जो है अमूल्य उपहार है। समाज में विषमता के कारण लोगों द्वारा प्रकृति प्रदत्त संसाधन जो है उनकी निर्ममता से दोहन किया जाता है और अपना शौक पूरा करते हैं। इन लोगों के द्वारा भरपूर मात्रा में जंगल को काट लिए जाते हैं। नतीजा यह हो गया है कि अभी संपूर्ण पृथ्वी जो हो गए विषाक्त हो गई है। देखिए यहाँ पे विषाक्त जो है शुद्धता के अनुसार यह गलत हुआ है। विषाक्त यानी कि विषाक्त हो गया, जहरीला हो गया है। इसी कारण पृथ्वी पर ताप की वृद्धि हो रही है, पहाड़ों और ध्रुवों पर बर्फ पिघल रहे हैं। ये सब पर्यावरणीय आपदा हैं। मनुष्य जो है जब तक अपने लालच को नहीं छोड़ेगा तब तक मानव संसाधन को नहीं बचाया जा सकता है। संसाधनों की तीव्रता से हो रहे दोहन को रोकना होगा और इनका उपयोग मित व्ययिता यानी कि अधिक से अधिक विनाश जो करते हैं लोग, टंकी भरने के लिए मोटर चालू करते हैं, पानी गिरते रहता है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, यानी कि जल का विनाश करते हैं। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं। इन सभी संसाधनों को रोक करके हम लोग कंटिन्यू डेवलपमेंट को समझ सकते हैं। इसलिए देखा जाए तो इस प्रकार संसाधनों के विकास में सतत विकास जो है इनपुट। ये हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करें। तो स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन हैं: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं तो 2 हैं, उपयोगिता के आधार पर कितने हैं तो 2 हैं, स्वामित्व के आधार पर कितने हैं 4 हैं, और विकास स्तर के अनुसार भी संसाधन 2 प्रकार के हैं। आइए हम बारी बारी से इन संसाधनों को संदर्भ उदाहरण देखते हैं। व्यक्तिगत संसाधन यानी कि ऐसे संसाधन जिस पे किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है और उसके एवज में सरकार को किराया के रूप में लगान देना होता है, जैसे खेत, बाग, बगीचा इत्यादि जो है व्यक्तिगत, कुआं हो गया इत्यादि।
उसके बाद सामुदायिक संसाधन, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष का न होकर के एक समुदाय का उस पर अधिकार होता है। जैसे कि कोई चरगाह हो गया, मंदिर मस्जिद इत्यादि हो गया है, किसी एक समुदाय का अधिकार उस पर होता है। उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन, देश के अंतर्गत उपस्थित सभी संसाधन जो हैं राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। इन संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत खासकर समुद्र आते हैं। दो 200 किलोमीटर के दायरे के बाद उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श करके उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस खंड में जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं उसका हमने उदाहरण स्वरूप देखा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।